अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 7 माह पहले ईद उल अजहा की चांद रात को नूर मुकद्दम का गला जानवरों की तरह काटने वाले जालिम की सांसें बंद करने का हुक्म आज आ गया है। मजलूम को इंसाफ मिल गया है। साबित हो गया है कि जाहिर जाफर ने नूर को बेदर्दी से कत्ल किया, उसका गला काटा, उसे कैद रखा, उसके साथ ज्यादती की। नूर को कत्ल करने पर ट्रायल कोर्ट ने जाहिर को सजाए मौत का हुक्म दिया है। अगवा करने और कैद में रखने पर 10 साल की कैद सुनाई है। 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ 1 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया है। ज्यादती करने पर 25 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया है। जाहिर जाफर अदालती इखराजात की मद में नूर की फैमिली को 5 लाख रुपए भी अदा करेगा। ये वो सजाएं हैं नाजरीन जो इसे दुनिया के निज़ाम इंसाफ में मिली हैं, लेकिन इस जालिम दरिंदे का एक हिसाब इसकी रूह के परवास करने के बाद फौरन बाद होगा, जहां ना मेडिकल की दरखास्त दे सकेगा, ना ही पागल बनने की कोशिश करेगा, ना ही स्ट्रेचर पर लाने ले जाने का कोई मसला होगा। जो आज इस केस में बरी हैं, बजाहिर अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से किसी भी तरह से जालिम के साथ थे तो वो भी याद रखें कि मालिके कायनात की अदालत में कोई वकील और पुलिस नहीं आपका वजूद जुल्म की गवाही देगा। मुजरिम की मदद करने पर जाहिर के चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिस वक्त नूर मुकद्दम टेरेस से जंप लगाकर घर से भाग रही थी तो चौकीदार ने दरवाजा बंद करके उसे बाहर नहीं जाने दिया था। अदालत ने मुजरिम के दरिंदे के वालिदैन खानसामा, जमील और थेरेपी वर्क्स अमले समेत दीगर 9 मुल्जिमान को बरी किया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाए जाने पर कमरे अदालत में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही थी। वो सेटिस्फेक्शन थी जो फ्रस्ट्रेशन की सूरत इख्तियार कर गई थी पिछले 7 महीनों से। सजाए मौत पर अमल दरामद हाई कोर्ट की तौसीक से मशरूत किया गया है। इस केस पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन के वकील बिशारत साहब। बिशारत साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं जाहिर के वालिदैन इस फैसले को, और बतौर जाकिर जाफर के वकील मुतमईन हैं आप? जी, मैं जाहिर और उसके अपना माँ और बाप के हवाले से जो जज साहब ने फैसला दिया है वो बिल्कुल ऐन कानून और एविडेंस के मुताबिक दिया है, और हम इससे बहुत खुश हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये फैसला हुआ और वो बरी हुए। उनका इस मुकदमे में कोई ताल्लुक, कोई कंसर्न, कोई कसूर, कोई भी किसी भी हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके मर्डर में नहीं थी। उनको गलत मुकदमे में डाला गया, सिर्फ माँ बाप होने के नाते, लिहाजा उनको अदालत ने बरी किया, तो शुक्र अदा करते हैं। चलिए, यहाँ पर तो आप मुतमईन हैं, लेकिन जाहिर जाफर के लिए जो फैसला है वो भी दुरुस्त है ना आपके नजदीक? कानून जो है वो ये कहता है कि जब कत्ल के वजूहात का तयन ना हो सके तो उसको सजाए मौत नहीं दी सकती। ये कानून है इस मुल्क का, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेशुमार मुकदमात में तय किया, और इस केस में भी कत्ल की कोई डायरेक्ट शहादत नहीं है। ये प्रिजम्पशंस है सारी के कमरे के अंदर था तो लिहाजा उसी ने मारा होगा। कानून कहता है उसी ने मारा होगा वाला केस नहीं है। कानून तो 2 जमा 2 डेफिनेट करता है ना। इस केस में मर्डर एविडेंस नहीं है, सारा कुछ है कि वहाँ मौजूदगी है, वो 18 को आई, 20 तक वहाँ पे थी, 2 दफा घर से आई गई, बाहर इकट्ठे आए गए, सारा कुछ हुआ, और सब्सिक्वेंटली मर्डर उसका डेड बॉडी मिली। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इस बात पे सेटल है कि जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस मर्डर की ना हो और ये ना पता लगा हो कि मारने की वजूहात क्या थी। बिशारत साहब, बहुत शुक्रिया सर। वकील हैं आप, मजबूरी है आपकी, जाहिर सी बात है, आपने अभी भी वकालत की, लेकिन ऑब्वियसली अदालत के पास तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। उसी की बुनियाद पर फिर ये जाहिर जाफर मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। जाहिद गिशकोरी भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। जाहिद, आपकी नूर की वालिदा से गालिबन बात हुई है, इंसाफ मिलने के बाद उनका पहला रिएक्शन क्या था, क्या बात की उन्होंने आपसे? देखिए, ये एक महज इत्तेफाक है कि नूर की वालदा से मेरी जब नूर का मर्डर हुआ था, एक दिन के बाद 2-3 दफ़ा बात हुई थी। बहुत मायूस थी, तकलीफ़ में थी और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। आज जब ये जजमेंट आया है तो मैंने तकरीबन 1 घंटा बाद उससे बात की। 7 महीने 4 दिन गुजर चुके हैं उसकी तकलीफ़ के, तो मैंने पूछा कि आज आपको कैसा लगा, फ़ैसले पे क्या आपका रिएक्शन है। तो ज़ाहिर है एक माँ होने के नाते फिर वो रोना वो शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं थोड़ी देर में अभी कब्रिस्तान जाऊंगी और नूर को बताऊंगी कि बेटा आप तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन मैंने आपके लिए इंसाफ लिया है, तो आज आपको इंसाफ मिल गया है।
फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगी जब ये जो मुजरिम है जिसको सज़ा दी गई है, मैं चाहती हूँ कि इसको फांसी मिले ताकि वो मेरे लिए एक सुकून होगा एक माँ होने के नाते। तो ये एक पैगाम था उसका। वो ये कहती है कि 7 महीने 4 दिन ये वो तकलीफ़ के दिन हैं जिसका मुझे इंतज़ार था। लेकिन साथ ही उसने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए हैं जो प्रोसिक्यूशन टीम थी या फिर जो एविडेंस कलेक्ट किया जाना था। जिस तरह आपने देखा इस केस को मैंने एज ए रिपोर्टर जब इन्वेस्टिगेट किया 1 हफ्ता लगाया और मैंने 46 घंटे कवर किए थे, जो कि 18 तारीख को शुरू हुआ। 18 जुलाई को रात के 8:30 बजे वहाँ पर नूर पहुँची थी जाफिर हाउस में। पहला एक टेक्स्ट मैसेज गया था ज़ाहिर की जानिब से, फिर एक कम्युनिकेशन हुई। 6 महीने उनकी कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी। जब वो वहाँ पहुँची उसके बाद से 20 जुलाई 7:30 बजे तक का एक पूरा दौरानिया 46 घंटे का जो कॉल रिकॉर्ड है, जो कम्युनिकेशन वो करता रहा है ज़ाहिर जाफिर, उसका सारा रिकॉर्ड अगर आप देखें उस पर बैक टू बैक मैंने स्टोरीज की। और आज जो जजमेंट आया है फिर आप एविडेंस देखें तो उस पर मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं कि जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उसने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना था। जब 70 से ज़्यादा कॉल जा रही हैं, 35 बार उसकी माँ उससे बातचीत कर रही हैं और दूसरे लोगों को वो कॉलें कर रहा है। नूर भी 3 दफ़ा बात करती है अपनी फैमिली से। वो एविडेंस कलेक्ट नहीं किया जा सका। उनके मोबाइल लिए गए थे, उनके टेक्स्ट मैसेजेस थे, उनके स्क्रिप्ट और सारा जो फोरेंसिक एविडेंस था वो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है आज जज ने, अगर आप उसको गौर से पढ़ें। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की ये बात है कि जब ज़ाहिर जाफिर लोगों से राब्ते में है और ये अमल तकलीफ का चल रहा है, सुबह 10:43 पे नूर की आखिरी कॉल होती है और वो अपनी माँ से बात करती है 3.5 मिनट के लिए। उसके बाद उसका 7:30 बजे कत्ल हो जाता है। तो उसी दौरान उसकी कॉलें, लोगों से राब्ते, और आप जिस तरह मैं आपको उन सिक्योरिटी फर्म के नाम भी बता सकता हूँ जिनको कॉल जाती हैं मर्डर से थोड़ा सा पहले, वे माँ से वो बार बार बात करता है 33 बार, जिनके 3.5 घंटे वो इंगेज रहता है अपनी वालदा से जब ये सारा टार्चर का अमल हो रहा होता है वहां पर। उसके बाद क्या बातचीत होती है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, अगर आप देखें ट्रैवल कर रहे होते हैं सारी रात वो कराची से, फिर इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी फर्म को कॉल जाती हैं ज़ाहिर जाफिर की तरफ से। फिर फ्यूनिक्स एक सिक्योरिटी फर्म थी लोकल जहाँ पर, उसको गई थी। दूसरी थी, मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ, लेकिन उनसे एविडेंस कलेक्ट नहीं किया जा सकता और ये किया जा सका अनफॉर्चुनेटली। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा थेरेपी को छोड़ दिया गया है, उनके जितने भी एक्यूज लोग थे, अगर ऑन द स्पॉट जो एविडेंस मौजूद था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। ये खुद इन्वेस्टिगेशन टीम की आप रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता चलेगा। लेकिन अदालत यही कह रही है कि हमारे सामने कोई एविडेंस रखा नहीं गया, इतनी कम्युनिकेशन थी, हमें नहीं पता कि उसमें बातचीत क्या हुई है, किसी को मैसेज ऐसा क्या गया है जिससे ये डिटरमिन हो सके। पेरेंट्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस को कि उन्होंने अच्छी प्रोसिक्यूशन की है कि जिसकी बुनियाद पर ज़ाहिर जाफर को आज सजा हो गई है। तो यहाँ पर फिर जो बातें आप बता रहे हैं इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि वालिदैन को एटलीस्ट बचाने की कोशिश हो गई, जिसमें कामयाबी हो गई कि प्रोसिक्यूशन इस तरह से सामान या इस तरह के शवाहिद सामने नहीं रख सकी जिसकी बुनियाद पर फिर उनको बरी कर दिया गया। जी, प्रोसिक्यूशन कमजोर हुई और खुद जज साहब ने लिखा है अपने आर्डर में, उसने कहा कि जितना सीडीआर लिया गया था तमाम तर सीडीआर, उसका जो एविडेंस होता है कि फ़ोन रिकॉर्ड करना या फिर सीडीआर का रिकॉर्ड रखना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आखिर मैसेजेस गए हैं, इतनी कम्युनिकेशन है, बार बार अगर आप पूरा देखें तो आपको सैकड़ों कॉलों का रिकॉर्ड मिलता है। कहीं से एविडेंस आपने मोबाइल उनसे लिए थे, रिट्रीव करना था डेटा, और ये एक अबेटिंग का स्ट्रांग केस हो सकता था। यही तो एक वजह है कि जो प्रोसिक्यूशन टीम थी शायद इतने टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से जिस तरह एविडेंस को प्रोटेक्ट किया जाता है 100% वो नहीं किया जा सका। लेकिन उसके बावजूद भी जो अदालत के सामने एविडेंस आया है और जो 4 मुख्तलिफ सजाएं
जो मुजरिम को सुनाई गई हैं। और सर फिर ये जाहिद साहब ये फैमिली कैसे देख रही है? नूर मुकद्दम के वालिदैन इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये ऑब्वियसली उनकी जो लॉयर्स की टीम है वो बता सकती है। बाबर हयात साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नूर मुकद्दम के वालिद के वकील हैं। बहुत शुक्रिया सर, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ऑब्वियसली आप भी बेहतरीन अंदाज में केस को लेकर चले हैं, नूर को इंसाफ दिलवाया, लेकिन जाहिर के वालिदैन की बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का कोई फैसला किया है आप लोगों ने? जी बहुत शुक्रिया करण आपका। सबसे पहले तो आज मैं एक बात कहूँगा कि आज जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़ैसला किया है, ये वाक़याती शहादतों की बुनियाद पर एक नई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का रास्ता खुल गया है। यहाँ झूठे गवाहों की ज़रूरत नहीं है अब मुद्दइयों को, ये एक इस सोसाइटी के अंदर एक हौसला पैदा हो गया है। दूसरी बात यह कि फ़ैसले को भी हमने एक दफ़ा देखा है और अभी हम अपने ज़ाहिर मुवक्किल के साथ बैठ के, अपने क्लाइंट के साथ बैठ के उसको डिस्कस करेंगे किन किन पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे क्योंकि ये क्रिमिनल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है, इसका जो केस जब कोर्ट पनिशमेंट्स देती हैं तो वो देखती हैं कि जो कोई उसके अंदर लेकुनाज ऐसे ना हो। और बाज़ औक़ात जो होती है अपील होती है मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस से। और अगर कहीं मुअज़्ज़ज़ अदालत से कोई शहादत मिस हो गई है या प्रॉपर पढ़ी नहीं जा सकी तो उन बुनियादों के ऊपर हम इसको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, पुलिस चालान के मुताबिक जाहिर के वालिद को जब कत्ल का मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो क्या वजह बनी है कि मुजरिम की अयानत साबित नहीं हो सकी है? देखिए बेसिकली जो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एक सिविल प्रोसीजर कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जब कोर्ट्स जो होती हैं वो पनिशमेंट्स देती हैं तो उस वक्त वो ये देखती हैं कि अगर कहीं थोड़ा बहुत भी बेनिफिट ऑफ डाउट हो तो वो मुल्ज़म की जो है उसकी फेवर में पड़ा जाता है। लेकिन इस मुकदमे के अंदर हम ये जैसे मैंने पहले कहा कि हम देखेंगे कि मुअज़्ज़ज़ अदालत से कहाँ पर मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस हुई या नॉन रीडिंग हुई है, उसकी बुनियाद यही वो बेसिस बनेगी जो हम अपील के अंदर जो रखे जाएंगे कि ये फ्रेंटिक एक्सचेंज ऑफ कॉल्स थी जो ऑलमोस्ट 50 के अराउंड कॉल्स हैं उस दिन के अंदर, इनके रवाबत थे। तो इन बुनियादों के ऊपर जो है हो सकता है हम अगर बैठ के देखें तो हम इसको अपील में ले जाएं, इसके अपील में ले जाएं आप लोग। अच्छा, अदालती फैसले में कहा गया है कि पुलिस की बेज़ाब्तगियां मुल्जिम को फायदा देने के लिए हो सकती हैं। तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ पुलिस अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है क्या? क्या पुलिस को कार्रवाई पर जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुल्जिम को बचाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनली इसको ये किया है। बाकी जो हमारा गिवन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़ाहिर है ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चली है और यही इसके फेयर और फ्री होने की दलील है कि इसके अंदर कोई पैडिंग नहीं है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। और मैं समझता हूँ कि तफ्तीशी टीम ने हाई कोर्ट की तौसीक सर, अब जाहिर के जो सज़ा हुई है उस पर अमल के लिए ऑब्वियसली हाई कोर्ट की तौसीक से मशरूत है, तो इसमें कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि फिर साथ में ये 36 साल की मजमूई सजा भी है। बिल्कुल जी, असल में कोई भी जो मर्डर रेफरेंस होता है, किसी भी मुल्ज़म के बारे में जब अदालत के अंदर सज़ा सुनाई जाती है तो वो सज़ाए मौत का अगर केस हो तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको भेजा जाता है, जिसको डिविजनल बेंच 2 जजेस बैठ के सुनते हैं और वो उस फैसले को एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं कि अगर उसकी तौसीक कर सकते हैं, उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं, फैसला जो है उसको आप सेट भी कर सकते हैं। सही, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बाबर हयात साहब। प्रोग्राम में आप मेरे से क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन एकदम चेंज हो रही है और अब इस हवाले से कुछ मेरे पास अपडेट्स भी आ रही हैं क्योंकि मैंने रशिया और यूक्रेन के मामले पर ही बात करनी है। तो वज़ीर आज़म और रूसी सदर के दरमियान 1-on-1 जो मुलाकात हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। ये मनाजर भी देख लीजिए आप, खान साहब की वापसी के मनाजर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी फ़ौज मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और रशिया ने यूक्रेनी फ़िज़ाई असासे और एयर बेस तबाह करने का दावा किया है। इंटेलिजेंस हेडकोार्टर्स 30 से ज़ायद हसास मकामात पर मिसाइल हमले गए हैं। गैर मुल्की मीडिया ये कोट कर रहा है कि कम अज़ कम 40 यूक्रेनी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। रूसी सदर ने दीगर ममालिक को ख़बरदार किया कि किसी ने मुदाखलत की कोशिश की तो नताइज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ना सिचुएशन ये है कि नेटो का हंगामी इजलास भी कल बुला लिया गया है।
रूस को अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। तेल की कीमतें ऑब्वियसली मुसलसल इंक्रीज कर रही हैं, $104 फी बैरल से जायद हो चुकी है। यूक्रेन गंदम पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है, हम भी वहाँ से गंदम इंपोर्ट करते हैं। गंदम की कीमतें अब आसमान से बातें कर रही हैं। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिर चुकी हैं। आलमी जंग के खतरात के साथ साथ दुनिया में महंगाई के तबाहकुन तूफान का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं। रूसी सदर से उनकी मुलाकात आलमी सतह पर मज़ीद ऑब्वियसली अहमियत इख्तियार कर गई है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन बता दी है। सूरत हाल क्या होने जा रही है, क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग में बात हो सकती है? तहमीना जंजुआ साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी, उनसे ज़रूर इस पर बहुत तफसीली तौर पर बात करनी है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्योंकि वो रशिया में ही मौजूद हैं और जब ये 1-on-1 मुलाकात हुई है रशियन सदर पुतिन से, उसके बाद जो हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से गुफ्तगू की है। क्या बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, ज़रा वो सुन लीजिए। सवाल किया है, क्या जवाब दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, वो सुन लीजिए। फिर तहमीना साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। खान साहब कैसी रही मीटिंग सर? खान साहब कैसी मीटिंग रही सर? सर दो वर्ड्स कर जाए सर खान साहब। हमारे नुमाइंदे हैं अब्बास शब्बीर, उन्होंने सवाल किया है, मीटिंग के बारे में पूछा है कि मीटिंग कैसी रही है, तो वज़ीर आज़म साहब ने कोई जवाब तो नहीं दिया। बहरहाल स्माइल पास की है, लेकिन ऑब्वियसली ये क्रूशल सिचुएशन है इस वक्त। रूस अटैक कर दिया गया है यूक्रेन पर और अब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद हैं। तहमीना साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैडम, मुझे सबसे पहले ये कह दीजिए, वज़ीर आज़म साहब मॉस्को में हैं, दौरे की टाइमिंग कितनी दुरुस्त है समझती हैं आप? जंग छिड़ चुकी है, क्या ऐसे में इस दौरे को मुख्तसर किया जाना था, ये जो शेड्यूल के मुताबिक रखना ही बेहतर है? विजिट्स जो होते हैं और ऐसे विजिट्स जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान है, जो तकरीबन 23 साल के बाद हो रहा है, ये बहुत अहम विजिट्स हैं। हमें फोकस रखना चाहिए कि ये एक बायलैटरल विजिट है और इस बायलैटरल विजिट में बायलैटरल और रीजनल इश्यूज डिस्कस होंगे। सो ये तो नहीं हो सकता कि एक प्लान्ड विजिट जो बहुत अरसे से प्लान हो चुका है, उसको उस पर एक नी जर्क रिएक्शन करें आप और चीज़ें बदलें। ये बहुत ज़रूरी था प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना। वहाँ पे एक तफसीलन गुफ्तगू हुई उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से। प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरे ख्याल में तो कभी एक ऐसा दौराना लंचन नहीं दिया किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को माजी में। तो ये बहुत बड़ा अहम था कि एक तो 1 घंटे की मीटिंग को 3 घंटे की मीटिंग में कन्वर्ट किया गया और दूसरा ये कि उसके दरमियान एक लंचन भी हुआ जिसमें गुफ्तगू दोनों की जारी रही। तो ये मैच्योर नेशंस और मैच्योर ममालिक में ये नहीं होता कि छोटा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। एक विजिट है जिसको बहुत गौर से, बहुत सोच के, जिसकी डिटेल्स डिस्कस होके अग्री किया गया है। अब उसको पूरा करना और इंशाल्लाह पूरा करना भी इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलेगा। इस वक्त हमें सब यूरोपियन यूनियन का, नेटो का, सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चल रहा है और यूक्रेन का भी। लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ हमें तफसीलन मुख्तलिफ गुफ्तगू, और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस रखें इस विजिट को ऑन अ बायलैटरल विजिट। सही। तमीना साहिबा, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं कि मैच्योर नेशंस जो होती हैं, ये उनका तरीक़ाकार होता है कि एक तरफ एक दूसरा मसला और बड़ा मसला जिसमें सारी दुनिया की नज़र है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ये भी मुकम्मल होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ये सवाल तो है ना कि दुनिया वज़ीर आज़म के इस दौरे को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे को किस तरह से देख रही है? अमरीकी महकमा खारजा ने आज कहा है कि हम अपने मफादात पाकिस्तान को पहुँचा चुके हैं, बता चुके हैं। ये क्या पैगाम देने की कोशिश की है अमेरिका ने? देखिए, अमेरिका ने बेसिकली ये कहा है कि हमने अपनी जो सिचुएशन थी, उनके ख्याल में जो होने वाली थी या हो सकती थी, उसको इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था कि भाई उनके ख्याल में यूक्रेन में ये मसाइल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपना विजिट जो है वो ना करते। टाइमिंग वाइमिंग की तो बात ही नहीं होती बड़े ममालिक के दरमियान और अहम ममालिक के दरमियान। ये आज विजिट नहीं है, 2020 से प्रेसिडेंट पुतिन ने इनविटेशन दी हुई थी प्राइम मिनिस्टर को, ये डिस्कस होती रही और फाइनली ये डेट्स जो थी ये सूट की गई थी।
जो यूक्रेन में हुआ वो तो यूक्रेन में बहुत महीनों से हो रहा था। उसके दरमियान में कई हेड्स ऑफ स्टेट ने विजिट किया है रूस को। उन पे तो कोई सवाल नहीं किया गया, यहाँ तक कि पुतिन ने खुद भी विजिट किया हिंदुस्तान को। तो ये बातें जो हैं, ये आई थिंक वी नीड टू डील, हमें इन तमाम मामलात को एक, जैसे मैंने कहा, एक मैच्योरिटी से डील करने की जरूरत है। मैडम मुझे बताइएगा, क्या रूस और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान इस एक दौरे से दूर हो सकता है, या पाकिस्तान को मजीद कोशिश करना होगी, करते रहना होगी? देखिए, एतमाद का फुकदान जो आप जिक्र कर रही हैं, ये बहुत अरसे से इस पे काम हो रहा था और बहुत अरसे से गुफ्तगू जारी थी। पाकिस्तान ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल तरीके से रूस के साथ ताल्लुकात किए हैं। मेरी खुद कई मुलाकातें हुई थी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ और कॉन्वर्सेशंस हुई थी, अहम कॉन्वर्सेशंस हुई थी। इसके अलावा जो रूस है वो मुसलसल अफगानिस्तान में बहुत उसका इंटरेस्ट रहा है ऑब्वियसली, और वो जो ट्राइपार्टाइट टॉक्स थी पाकिस्तान, चीन और रूस की, उसमें हिस्सा लेता रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो माजी में मुश्किल थी, वो उस पर बहुत कुछ काम हो चुका था। और प्राइम मिनिस्टर खुद की कई मुलाकातें हो चुकी थी पुतिन साहब के साथ, जिसमें बिश्केक एससीओ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग में उनकी मुलाकात हुई थी। आप कह रही हैं काफी अरसे से कोशिशें हो रही थी। मैडम, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया ने धमकी दी है कि रूस पर अब तक की सबसे बड़ी और संगीन पाबंदियां लगाएंगे। क्या हो सकती हैं ये पाबंदियां, और इससे रशिया को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? यूक्रेन रशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती पुल की हैसियत रखता है। अब यूरोप के लिए रशिया की ट्रेड कितनी मुतासिर होगी? देखिए, जो रूस है वो बहुत बड़ा सप्लायर ऑफ गैस एंड एनर्जी है यूरोप जी, और जर्मनी उसमें सबसे आगे था, और ममालिक भी बहुत आगे हैं। तो इसका बंद करना गैस की सप्लाई का तकलीफ तो देगा लोगों को, लेकिन जिस तरह हमने हमेशा कहा है कि तमाम मामलात को डिप्लोमेसी से डील करने की जरूरत है। तो डिप्लोमेसी जो है वो अब देखिए आगे क्या होता है, कि क्या डिप्लोमेसी जो है उसमें कोई पेशरफ्त होगी कि नहीं होगी। ये तो कल हुआ, उन्होंने कहा कि रूस ने कहा कि हमने ऑपरेशंस, लिमिटेड ऑपरेशंस शुरू किए हैं उसके यूक्रेन में। तो ये तो फौरन रिएक्शन था जो नेटो का और ईयू का। अब देखने में और कल बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर इजलास भी होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, साथ मौजूद थी आप प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर, सारा पाकिस्तान इस वक्त ये सिचुएशन जानना चाहता है, इस वक्त हकीकी सिचुएशन वहाँ पर है क्या? ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा मालूमात आपके पास होंगी सर। एक तरफ जहाज़ गिराने की, जंगी जहाज़ गिराने की दावे किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से कि 5 हमने जंगी जहाज़ गिरा दिए हैं। रशिया कह रहा है कि सरहदों में हम दाखिल हो चुके हैं, 40 के करीब यूक्रेनी फौजी भी मारती हैं। तो सर आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त? मेरे ख्याल में अभी इनिशियल एंगेजमेंट्स है, और मेरे ख्याल में रशिया जो है उसकी ताकत नेचुरली बहुत ज़्यादा है यूक्रेन के मुकाबले में। कुछ दिनों की बात है कि वो यूक्रेन को ओवर पावर कर लेगा। उनके जितने भी वहाँ पर, यानी यूक्रेन में जो आधी आबादी है वो रशिया की है, रशियन ओरिजिन इथनिसिटी जो है वो वहाँ पर है, और कुछ मगरिब ज़्यादा लोग हैं। लेकिन ये जो रशियन है ये चाहते हैं कि वो रशिया का हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ ये ओपनिंग राउंड्स है, उसमें से ये जो दावे किए जा रहे हैं ये नुकसान रशिया के लिए कोई भी नहीं है, और मेरे ख्याल में मिलिटरीली यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने ठहर नहीं सकता। बट सर उससे पहले, क्योंकि तनाज़ा काफी दिनों से चल रहा है सर, तो उससे पहले सिचुएशन ये भी रही, ऐसे भी ऐलानात सुनते रहे, ऐसी भी बातें सुनती रही कि रूस जो है वो बैकफुट पर जा रहा है, नेटो अपनी फौज वहां पर उतार रही है। फिर उसके साथ साथ रूसी सदर की अमेरिकी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के थी कि इस मामले पर उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रूस को अटैक करना पड़ गया सर? दरअसल रूस ने पूरा प्लान किया हुआ था, और उन्होंने अमेरिका को पर्टिकुलरली
वार्न किया था और कहा था कि रशिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा नेटो या अमेरिकन इंटरफेरेंस इन ए सर्टेन एरिया, जो कि ये इलाके रूस के इलाके रहे हैं, और मेरे ख्याल में उसमें वो मिलिटरीली इंटरवीन कर सकता है अगर अमेरिका या नेटो अपनी इंटरफेरेंस जारी रखता है। मेरे ख्याल में अभी जो जंग है या रशिया ने ऑर्डर दिया है वो जो उसकी सीरियसनेस है वो ये है कि रशिया इस मामले में बहुत सीरियस है और वो कोई इंटरफेरेंस अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, नेटो की तरफ से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर अमेरिका इसके ऊपर जंग के लिए तैयार है तो वो देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में रूस ने पहला स्टेप ले लिया है और अभी मेरे ख्याल में जो अमेरिकन हैं वो देख रहे हैं कि क्या करना है या जो भी दबाव वो डाल सकते हैं। सर यहाँ पे ये सवाल उठता है ना कि क्या क्या मतलब इस पोजीशन में है अमेरिका के सिर्फ दबाव की धमकियां देने के अलावा कुछ और कर सकता है, जैसा कि कह रहे हैं खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर एक और भी चीज है, इंडियन मीडिया की तरफ से अभी खबरें चलाई जा रही हैं कि मोदी साहब रूसी सदर को फोन करेंगे रात को। तो सर ये जो मरोड़े उठ रही हैं, ये पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पर मौजूद हैं इस वजह से उठ रही हैं या वजह कोई और है? सर दरअसल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है बड़े अच्छे वक्त पे ये दौरा है। एक तरीके से हमारा तो यूक्रेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न हम इस मसले को समझते हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख देखनी चाहिए कि एक मौके के ऊपर जब हमारे वज़ीर आज़म लियाकत अली खान मरहूम वो जा रहे थे रशिया और उनको रोका गया और अमेरिका ने कोई ऑफर्स वगैरह किए और वो फिर अमेरिका चले गए, उससे हमारी तारीख बदल गई। मेरे ख्याल में अभी भी हमारे जो इलीट है इनके काफी सारे लोग जो है या इनकी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है वेस्ट में और उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए वो कहते रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को विजिट नहीं करना चाहिए था। हालांकि हम एक आजाद मुल्क है और मेरे ख्याल में एक आजाद फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं। इसी तरह इसलिए पाकिस्तान है कि हम किसी इंटरनेशनल ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जरदारी साहब ये बताइएगा शहबाज शरीफ और परवेज लाही शेरवानी सलवा लें? जरदारी साहब इशारा ही दे दें थोड़ा सा। शहबाज शरीफ और परवेज लाही शेरवानी नहीं तहरीके तो मैं तुम्हारी को तारीख बता दें जरदारी साहब, इसी महीने या नेक्स्ट भाई बातें इनके पास कोई प्लान कल का प्लान नहीं है। ये तो आज एक दूसरे को वज़ीर आज़म बना रहे हैं जैसे कि ये अवाम के ठेकेदार बन गए। जहांगीर तरीन परवेज इलाही के साथ जो मुज़ाकरात कोई ब्रेक थ्रू सारी बातें आपको बता दी तो फिर मैं क्या करूँगा? हमारे इत्तेहादी हैं वो, कि उनको कोई रोक तो नहीं सकता कि वो किसी से मिले। हाँ हमारी पार्टी जो है बिल्कुल अपनी लीडरशिप के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हुई है और हम इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं और हम कहते हैं कि यार ये कर लें, ये भी देख लें। खुशामदीद आपको कहूँगी नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम में। अपोजिशन इस वक्त हाथ पांव मार रही है अदम एतमाद के लिए, हुकूमत बड़ी रिलैक्स है। इस पर बात करने के लिए कवल शोजब साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कवल थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो परवेज इलाही साहब के हवाले से ज़रा मैं आपसे बात करना चाह रही थी। परवेज इलाही साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने गालिबन 2 दिन की मोहलत मांग ली अपोजिशन को जवाब देने के लिए। मोनिस इलाही साहब ने तो वजीर आजम के सामने तसल्ली करवा दी थी, लेकिन ये परवेज इलाही साहब का तरीक़ाकार ज़रा कुछ समझ से बाहर है। वजीर आजम साहब मिलने जाते हैं, वो खुद किसी इस्लामाबाद की मीटिंग में चले जाते हैं, अलबत्ता अपोजिशन से 5 मुलाकातें 1 महीने के अंदर अंदर कर लेते हैं। तो अगर उनके हक में फैसला सुना दिया 2 दिन के बाद परवेज इलाही साहब ने, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे एलाइज हैं वो फ्री हैं, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और हम उनको डिक्टेशन तो नहीं देते। हमारे साथ वो जम के खड़े हैं, अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलेंगे। अब 2 दिन का उन्होंने उनसे टाइम लिया है या कोई और बात की है इसका मुझे इल्म नहीं है, वो तो उन्हीं का ही कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है।
लेकिन जहां तक जो बाकी दौड़े लगी हुई हैं, मैं उस पर अगर मुझे इजाजत दें किरण, तो मैं उस पर जरूर बात करना चाह रही हूँ। जो पीडीएम की इस वक्त सरबराही जरदारी साहब को दी गई है और बड़ी माशाल्लाह उनकी मैंने देखा है दौड़े लगी हुई हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर कमेंट कर दूं। जी 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 जी, ये आवाज आ रही है। पहले तो मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि माशाल्लाह ये जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म का जो एक मूवमेंट चल रही है, इसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों रूबाए सेहत हो गए हैं। एक की व्हीलचेयर छूट गई है, दूसरे की एम्बुलेंस छूट गई है जो स्टेशन पे तशरीफ लाते थे। और साथ साथ आपके तवसत से आला अदलिया को भी बताना चाहती हूँ कि इन मनाजर पे जरा खास तवज्जो फरमाइए। जिस वक्त ये अदालतों में आते हैं तो ये खड़े होकर जवाब नहीं देते, जिस वक्त ये अदालतों में आते हैं एक ने छड़ी पकड़ी होती है और व्हील चेयर पे बेचारों को घसीट के लाया जाता है। अब माशाल्लाह आप उनकी दौड़े देखें, मतलब बड़ी खुशी हो रही है कि ट्विटर बहुत देखती हैं आप, ट्विटर की मीम्स बहुत देखती हैं आप, मुझे अंदाजा हो रहा है। मुझे कवल उस बात का तो जवाब देना, आपके अपने लिए भी तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं ना। अगर परवेज इलाही साहब लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ वहां पे अलायंस बना लिया गया तो कोई ना कोई परेशानी, मतलब बिल्कुल वाकई रिलैक्स है आप लोग। स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं किरण, स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। आज गए जमात इस्लामी के एक वोट के लिए, तो मैं पीडीएम का नया नाम है थूक चाट पार्टी। चना चाट और दूसरी चाटें तो आपने बड़ी सुनी होंगी, ये थूक चाट आप देखें 35-40 सालों में कैसे कैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं, कैसे कैसी आइडियोलॉजीज लेफ्ट की राइट पे चली गई, राइट की लेफ्ट। बाकायदा पाकिस्तान की सियासत से नजरिया, आइडियोलॉजी, मजहब सब तड़के खत्म हो गए। एक ही सफ में सब खड़े हो गए हैं और ये अवाम को इस वक्त देखने की जरूरत है कि इनकी पुरानी बयानात, इनकी जुबान और इलेक्शन के दिनों में इनके जो धोखे फरेब है उनसे बचें। तो ये जितने जालसाज हैं सारे इकट्ठे हो गए। दूसरी बात जो मैं आपको कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, लोग कह रहे हैं जो इनके बड़े-बड़े कुछ अरकान को पैसों की ऑफर की जा रही है, तो हुकूमत एक्सपोज करने का इरादा रखती है ऑफर्स करने वालों को, उन अनासर को। किरण एक सिर्फ मिनट दीजिएगा। देखिए मैं सिर्फ नंबर्स पे बात कर रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े इनके लोग आके दावे कर रहे हैं, जुबैर साहब हो गए और लोग हो गए कि जी 20 से 25 अरकान, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान तो हमारे साथ हैं। नंबर्स ये बताते हैं, अगर आप गूगल कर ले तो 162 की अपोजिशन है और अगर ये सारे इकट्ठे हैं तो आपको 20-25 अगर आपके पास है तो आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ला क्यों नहीं रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट लगाएं और रिक्विजिशन के लिए आपको 79 बंदे चाहिए। खाली पीएमएलएन के इस वक्त 84 मेंबरान। अच्छा जावेद लतीफ साहब थे कल प्रोग्राम में साथ, वो कह रहे थे, मैंने उनसे यही पूछा था कि जब नंबर्स पूरे हैं आपके पास, वो मुझे बता रहे थे कि नो एमएनएस तो आपके कराची से ही हैं, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि जब नंबर पूरे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें। तो उन्होंने कहा अभी हम जरा इंतजार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई दबाव, कोई फोन कॉल्स तो नहीं आ रहे उन तमाम लोगों को। इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई दबाव और फोन कॉल्स का? फोन कॉल्स तो बहाना है। देखिए वो बेचारे बोल नहीं सकते, मैं तो खुल के बोलूंगी। एस्टैब्लिशमेंट वो गहरा गड़ा है जिसमें से किसी ने जाके पूछना तो नहीं है ना, तो वो क्या कहते हैं, जो इल्जाम है, जो इनकी कमजोरियां वो उसमें डाल के उनके खाते में बुक कर दो। वो ना लेने में है, ना देने में, ना 3 में, ना 13 में। आपको अगर फोन कॉलें नहीं आ रही हैं, आपकी आनियां जानियां लगी हुई, आप एक एक बंदे के आगे जो थूक चाट कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, लोगों से मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लोगों के पांवों को हाथ लगा रहे हैं, उसको छोड़े ना। आपके पास 20 बंदे आए, आप बिस्मिल्लाह करें, 2 मिनट में आप लगाएं, काम मुकाएं, फिर देखते हैं कि क्या आगे करना है। जो दमादम मस्त कलंदर आपने करना है 3.5 सालों से तो आप लगे हुए हैं, तो करें बिस्मिल्लाह। नंबर गेम्स तो ये कहती नहीं है कि आप एक एक सीट वाले की जाके फिर मिन्नत तरला कर रही हैं। मसला सारा ये है कि ये सारा ड्रामा डाइग्रेस, आपके 9 एमएनएज हैं, रोना पड़ गया। जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर और पंजाब के कुछ लोग हैं जो नून लीग के टिकट पर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के लिए तैयार हो गए। अच्छा किरण मेरी भी बात सुन ले, मैं भी इसी असेंबली में बैठती हूँ, पहली दफा आई हूँ, लेकिन बड़े बड़े रवैये देखे हैं। इस असेंबली का एक एमएनए भी ना ट्रेजरी बेंच से ना अपोजिशन के बेंच से 5 साल की जब तक उसकी टर्म पूरी नहीं होती ना छोड़ के जाने को तैयार नहीं। इसका मैं आपको आला एक मिसाल दे के वाजे फरमा दूं कि वो जो मुर्तजा साहब थे, मुर्तजा अब्बासी साहब, जो इनके पहले डिप्टी स्पीकर हैं पीएमएलएन के,
और मरियम साहिबा के जेठ है, भलासा नाम है उनका, सफदर साहब के बड़े भाई, दो का इस्तीफा गलती से चला गया नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास, रोने मच गए। और ये उस टाइम की बात है जब आर हो रहा था और पार हो रहा था, सारी जमातें इस्तीफे दे चुकी थी, मौलाना साहब को इन्होंने पंप करके आगे किया हुआ था और बिलावल साहब फरमा रहे थे हम तो सिंध हुकूमत भी गिरा देंगे, इस्तीफे दे देंगे। मैं आज आपको चैलेंज कर रही हूँ, ये कोई एक मेंबर भी इनका जो है वो अपनी टर्म से पहले असेंबली से इस्तीफा दे के जाना नहीं चाहता। नेशनल असेंबली के मेंबर हो या सूबाई असेंबली के, सिंध की हुकूमत, ये जो मोहतरम जो सेहतयाब हुए ना जरदारी साहब, कभी भी देना नहीं चाहते हैं। और नून लीग को पहले भी इन्होंने ताजी लगी हुई फ्रेश गंडेरियों की तरह चूसा था सेनेट के इलेक्शन के दिनों में, इनसे वोट ले लिए थे, बंदा अपना बनवा के उसके बाद इनको कहा था चलो छुट्टी करो। आज तक सेनेट में नजीर तारड़ साहब अलग टोला लेके बैठते हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो अलग बैठते हैं। अच्छा, तो मुझे बता दें ऑपोजिशन का फिर कॉन्फिडेंस क्यों है इतना? खींचातानी करनी है, हम बैठ के अगर कुछ नहीं है तो फिर ऑपोजिशन का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? अब तो इतनी हमें पता है पैदल पे मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि संजीदा हैं, क्योंकि मुलाकातें ऑब्वियसली कमल खामखा तो नहीं है, पैदल पे मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकात नहीं करेंगे, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुकमुका की सियासत है, इनका सारा मुकमुका का नजरिया है, इत्तेहादे बैनुल मुजरिमीन है। मैं तो बड़े अरसे से कह रही हूँ, और ये इमरान खान साहब ने 11 साल पहले कहा था तो लोग कहते थे नहीं नहीं हो कैसे सकता, इतना लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे को हर जगह जाके लताड़ते हैं, तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मसला सारा वही केसेस हैं, वो 34 अमेंडमेंट्स हैं नैब की, वो जिसके पीछे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए फैटफ की करने जा रहे थे लेजिस्लेशन, उस पर सब मुकर गए थे। सारा मसला वही है। डे टू डे हियरिंग आज होनी शुरू हो जाए। आला अदलिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, लोगों के पांवों को भी हाथ लगा रहे हैं, सिरों को भी हाथ लगा रहे हैं, दाढ़ियों को भी हाथ लगा के मिन्नतें कर रहे हैं, खाने भी फुल खा रहे हैं। तो इनको आप अगर डे टू डे हियरिंग करें, आप देखें अभी कैसे तबीयत खराब है। लेकिन एक और सिचुएशन भी तो है, परवेज इलाही साहब का रवैया हमारे सामने है, उन्होंने 2 दिन का टाइम, जो हमारे पास इत्तलात ऐसी आ रही हैं वो 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी, आपका दूसरा अलाय, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, किसी भी वक्त ये लाइन क्रॉस हो सकती है। तो आपके इत्तेहादी भी इस तरह की बात करें तो कुछ ना कुछ तो है ना, जो खिचड़ी इस वक्त बन रही है। ऐसे ही तो ऑपोजिशन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है ना। कॉन्फिडेंस की एक्टिंग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट होती तो इतने लटके हुए मुंह के साथ एक एक घर में जाके ना पांवों को हाथ लगाते। मैं तो वैसे शहबाज शरीफ साहब से कहूंगी, इतने एक एक बंदे के जो आप पांवों को हाथ लगा रहे हैं, माफी मांगनी है तो एक दफा खान साहब से ही मांग के देख लें, इतना नहीं जलील होना पड़ेगा और अपने केसेस को आगे चला दे देंगे, खान सीधा हो जाएगा। जहां तक आपने एलाइज की बात की, देखें फिर आप 2 दिन इंतजार कर लें, 2 दिन की देख लें, इंतजार वजीर आजम के पांव पकड़ लेंगे तो एनआरओ दे देंगे वजीर आजम साहब। मैं आपको दावे से कह रही हूँ कोई एनआरओ नहीं देंगे, वो इनकी ये जिल्लत शायद कम हो जाए, वो इनको रास्ता बता देंगे कि भाई ये अदालतें जाएं, अपने आप को क्लियर करा लें, अपनी पर्चियां अपना सामान दे दें जो आपने, और कुछ नहीं है तो हमें मकसूद चपड़ासी 4 अरब रुपए का मालिक कैसे बना वो ही बता दें बस, बाकी छोड़े सारी बात। देखिए मेरे और आप जैसे लोगों ने तो अरबी अरब देखे हुए, दूसरे वाले अरब तो हमने शायद जिंदगी में पता नहीं कभी देखने नसीब होंगे या नहीं, लेकिन इनसे ये जरूर पूछना चाहिए कि इतने अरबों खरबों कैसे आगे, इतनी गरीब कौम के आप हुक्मरान बने हुए थे। मैं सिर्फ एलाइज का ये कह रही हूँ और ओवरऑल बता रही हूँ कि नेशनल असेंबली हो या सूबाई असेंबलियां हो, कोई एक भी मेंबर 5 साल से पहले असेंबली छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने पिछले साल देख लिया था, किसी ने ना इस्तीफे डाले थे ना इस्तीफे दिए थे। हाँ, लेकिन अपने बारे में मैं आपको सीना ठोक के बता रही हूँ कि अगर ऐसी कोई बारी आई और अगर हमसे हमारे वजीर आजम ने कहा 1 मिनट नहीं लगाएंगे, तो ये किसी भुलेखे में ना रहे, आगे इमरान खान है, जहाँ इनकी सोच खत्म होती है वहां से उनकी चप्पल शुरू होती है। तो ये सियासत का सुल्तान इस वक्त भी इमरान खान है, ये याद करती हैं। आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ मौजूद थी, वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नाज़रीन से पीर को। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।